गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू होम साइंस क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जल संतुलन। जल के बारे में आप सभी भली भांति परिचित हैं। आप सबको पता है कि ऑक्सीजन के बाद जल हमारी जो है जीवना आवश्यक आवश्यकता है। यह हमारे जीवन यापन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल की इतनी महत्ता है कि यह हमें ना तो कोई ऊर्जा प्रदान करता है, ना ही हमारे शरीर की वृद्धि विकास करता है। फिर भी इसकी महत्ता को देखते हुए कि यह शरीर की बहुत सारी जैव रासायनिक क्रियाओं को करता है, तो इसकी शरीर में इम्पोर्टेंस को देखते हुए पोषण वैज्ञानिकों ने इसे भी पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा है। क्योंकि जल के बिना बाकी जितने भी पोषक तत्व हैं उनका शरीर में भली भांति उपयोग नहीं हो पाता है, तो इसे भी पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। हमारे शरीर का 70% भाग जो है वाटर से बना हुआ है, वो पानी से बना हुआ है। इसीलिए आज के टाइम में जो है डाइटिशियन भी यह बात रिकमेंड करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक लीजिए, पानी पिया कीजिए। प्रतिदिन पानी का कंजम्पशन बढ़ाइए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पिया कीजिए, ताकि शरीर में अन्य पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से हो सके। तो हमारी बॉडी का 70% भाग जो है वो जल से बना हुआ है। हमारे शरीर में सभी कोशिकाओं में जल विद्यमान है, लेकिन भिन्न भिन्न कोशिकाओं में और भिन्न भिन्न जगह पर जल की मात्रा जो है वो भिन्न भिन्न होती है। तो शरीर के अंदर जल का वितरण जो है वो मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: बाह्य कोशीय तरल, अंत्य कोशीय तरल और उत्तक तरल। बाह्य कोशीय तरल जो है ये 20% तक रहता है। मतलब पूरी बॉडी के जल का, पूरी बॉडी में जितना वाटर है उसका 20% वो बाह्य कोशिकाओं में रहता है। अंत्य कोशिकीय तरल जो है वो 50% रहता है। 50% जो वाटर है हमारी बॉडी में वो अंत्य कोशीय तरल होता है। और उत्तक तरल में आ जाते हैं, 9% पानी जो है वो लसिका में होता है, 7% पानी जो है वो लसिका वाहिनियों में होता है, और 4% जो तरल है वो रक्त में होता है, रक्त प्लाज्मा में। हमने पहले भी पढ़ा था कि रक्त के अंदर जो है 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं: लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु। उसके बाद जो तरल बचता है उसे प्लाज्मा कहा जाता है। तो उसमें भी 4% जो है वो वाटर विद्यमान रहता है। नेक्स्ट आ जाता है शरीर की जल प्राप्ति के साधन, कि शरीर को जल किन किन साधनों से प्राप्त होता है। तो उसमें फर्स्ट आ जाता है तरल भोज्य पदार्थों से। तो कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जिनमें जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। जैसे कि हमारे भोजन में चाय हो गई, दूध हो गया, जूसेस हो गए, छाछ हो गई, या फिर हम सिंपल वाटर जो पीने का पानी पीते हैं वो हो गया। तो वो सभी तरल भोज्य पदार्थों में आ जाते हैं, जिनसे हमें जल की मात्रा प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है ठोस भोज्य पदार्थों से। जो ठोस भोज्य पदार्थ होते हैं, जिनमें हमें लगता है कि इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, उनमें भी वाटर कंटेंट होता है। जैसे कि हमें लगता है कि बिस्किट जो है बिल्कुल ठोस है, फिर भी उसमें 25% जो है वाटर होता है, मॉइस्चर होता है, जो कि हमें जो है शरीर को जल प्राप्त करवाता है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीकरण की क्रिया से। ऑक्सीकरण की क्रिया मतलब जब शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा का ऑक्सीकरण होकर हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो उस क्रिया से भी जल निष्कासित होता है और हमारे शरीर को उससे भी जल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आ जाता है कि शरीर से जल का निष्कासन, कि निष्कासन मतलब बाहर किन किन तरीकों से शरीर से जल निकलता है। तो आप सबको पता है कि पहला तो निकलता है हमारे गुर्दों से
मूत्र के रूप में। जल जो है निष्कासित होता है अपशिष्ट पदार्थों को साथ लेकर, उन्हें बांधकर हमारे शरीर से जो है वो अपशिष्ट पदार्थों को जल मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। दूसरा है पसीने के रूप में। ये भी आप सबको पता है कि हमारी त्वचा के माध्यम से भी जल जो है वो कुछ अपशिष्ट पदार्थों को लेकर जो है बाहर निकलता है और शरीर की सफाई होती है। नेक्स्ट आ जाता है आंसुओं के रूप में। आंसुओं के रूप में जब हम रोते हैं या कई बार आंखों से वैसे ही पानी आता है तब भी जो है उसमें से जल निष्कासित होता है। नेक्स्ट आता है मल के रूप में। मल के रूप में भी कुछ मात्रा में जल जो है हमारे शरीर से बाहर निकलता है। नेक्स्ट आता है धात्री माता से दूध के रूप में। जब धात्री माता होती है तो उस समय उसमें से दूध के रूप में भी जल जो है निष्कासित होता है, क्योंकि दूध में भी वाटर कंटेंट बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो धात्री माता को सामान्य स्त्री से भी अधिक मात्रा में वाटर इनटेक करना चाहिए, क्योंकि दूध को बनाने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आ जाता है कि शरीर में जल संतुलन। शरीर में जल संतुलन से तात्पर्य है कि हम कितना वाटर इनटेक करते हैं, कि कितना वाटर हम ग्रहण करते हैं और कितना वाटर जो है, कितना पानी बॉडी से निष्कासित होता है। जितना पानी हम शरीर में ग्रहण करते हैं उतना ही पानी हमारे शरीर से उत्सर्जित होता है। यह एक आदर्श स्थिति है जल संतुलन की, कि जितना पानी हमने पिया उतना ही पानी शरीर से निष्कासित हो रहा हो, तो यह आदर्श स्थिति कहलाती है। अगर पानी का इनटेक ज़्यादा है, कि हम पानी पी ज़्यादा रहे हैं और हमारी बॉडी से निष्कासित कम हो रहा है, तो मतलब वो पानी हमारी बॉडी के अंदर रुक रहा है, तो वो स्थिति कहलाती है धनात्मक जल संतुलन। धनात्मक जल संतुलन मतलब कि वाटर का इनटेक ज़्यादा है, हम ग्रहण ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी से निष्कासित जो है पानी वो कम हो रहा है, तो वो स्थिति कहलाएगी धनात्मक जल संतुलन। इस कंडीशन में जो है वो ओडीमा की स्थिति हो जाती है, कि हमारे बाह्य कोशिकाओं में तरल पदार्थ अधिक हो जाता है और शरीर जो है वो फूला फूला रहता है। इससे लीवर में भी कई बार प्रॉब्लम आ सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऋणात्मक जल संतुलन। ऋणात्मक मतलब कमी, आप सबको पता चल रहा है नाम से ही, ऋणात्मक मतलब कमी। तो जितना वाटर हम ले रहे हैं उससे अधिक वाटर हमारा निष्कासित हो रहा है। जितना पानी हम ग्रहण कर रहे हैं उससे अधिक मात्रा में पानी जब शरीर से निष्कासित हो जाता है तो वह स्थिति कहलाती है ऋणात्मक जल संतुलन। ऋणात्मक जल संतुलन से डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है, निर्जलीकरण की स्थिति जो है शरीर में वो उत्पन्न हो जाती है। अगर शरीर से 10% वाटर अधिक निष्कासित हो गया तो शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतलब उसे जो है उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो इस कंडीशन में उसे वाटर इनटेक बढ़ाना भी पड़ता है, और अगर मतलब पानी पीने से वॉमिटिंग या लूज मोशन की समस्या हो रही हो तो जो है शिराओं द्वारा ड्रिप लगाकर वाटर के इनटेक को बढ़ाया जाता है। अगर शरीर से 15 से 20% पानी जो है अधिक निष्कासित हो गया तो उस कंडीशन में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि बाह्य कोशिकीय तरल जो है वो कम हो जाता है, तो वो रसाकर्षण क्रिया द्वारा अंत्य कोशिकीय तरल को जो है खींचने लग जाता है, और कोशिकाओं के अंदर अगर वाटर की कमी हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यही है शरीर में जल का संतुलन, कि जितना पानी हमने इनटेक किया, जितना वाटर ग्रहण किया, ग्रहण किए गए जल की मात्रा जो है अगर निष्कासित जल की मात्रा के बराबर होती है तो मतलब ये आदर्श स्थिति है। निष्कासित जल की मात्रा के अगर ये बराबर होती है, इक्वल है, तो ये आदर्श स्थिति कहलाती है।